हेलो दोस्तों, कैसे आप? होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो डिस्कशन से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा अगला अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी कि तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि व्यापारियों के बारे में कि खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थल से मिले हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि यह सब यहाँ पे आया कैसे। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे ये बर्तन बनते थे और वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण भारत हमारा सोना मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक टाइम में काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। उन दिनों रोम के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इसमें से कुछ समुद्र किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का बहुत फायदा भी उठाते थे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से थे। जैसे दक्षिणी भारत में बड़ा भाग जो है हमारा बहुत बड़ा वो तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पठार हैं, पहाड़ हैं, मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी शक्ति और संपत्ति हो गई थी। तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अब ये समझ लेते हैं हम लोग मूवेंदार किसे कहते हैं, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। तो मूवेंदार जो है वो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है शासक परिवार, यानी तीन मुखिया। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो इसमें तीन मुखिया में कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य। इसको याद रखना। करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में ये शक्तिमान माने जाते। इन तीन मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का, दूसरा पांड्यों का। चोलों का जो था वो पत्तनपुहार पे था, जब वो पड़ता है कावेरी पट्टनम में, और दूसरा पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरै थी। तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकलते थे और आसपास के इलाके से शुल्क वसूल कर लाते थे। कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, रिश्तेदारों को या सिपाहियों को, कवियों के बीच या फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इनके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। अब ये समझ लेते हैं कि सातवाहन है क्या। तो इसमें सबसे प्रमुख राजा जो थे वो गौतमी थे और पुत्र श्री सातकर्णी था। तो श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी और इसमें सबसे प्रमुख जो राजा थे वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ जो है वो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। अब हम लोग समझ लेते हैं द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, मतलब कि ये हम लोगों ने समझ लिया ए पोएम अबाउट द ट्रेड एंड न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। ये समझ लिया द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि रेशम मार्ग की कहानी। एक्चुअली में कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होता है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो रेशम बनाने का आविष्कार सबसे पहले चाइना में करीब 7000 साल पहले हुआ था, परंतु चाइना तो हमारे हजारों सालों तक इस तकनीकी को छुपा कर रखा था दुनिया से चाइना ने। तो चाइना से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे। जिन रास्तों से ये लोग यात्रा करते थे
उसी रास्ते को रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया था। तो करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों तथा धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन बन गया था। बहुत एक्सपेंसिव होता था क्योंकि चाइना से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियां, रेगिस्तानी रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में रहने वाले लोग यात्रा शुल्क मांगते थे, तो ये बहुत महंगा पड़ता, एक्सपेंस इस पे ज्यादा होता था, इसलिए ये बहुत महंगा बिकता था। तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपने नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर जो है शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते। और ये जान लेते हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो अब समझ लेते हैं कुषाण कौन थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया था। अब कुषाण के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ये पेशावर और मथुरा दो मुख्य शक्तिशाली इनका केंद्र था और तक्षशिला भी इनके राज का हिस्सा ही था। तो इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाती थी। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो इस उप महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। तो अब समझ लेते हैं हम लोग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ था। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। उन्होंने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। अब देख लेते हैं कि इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था, जो दो मुख्य विशेषता थी उसके अंदर। पहली थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ों की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। अधिकांश जो है वो मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। और दूसरा जो था वो बोधिसत्व में यानी आस्था को लेकर, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में ध्यान लगाने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने तथा मदद करने के लिए सांसारिक परिवेशों में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मिडिल एशिया और चाइना और बाद में तो कोरिया और जापान में भी फैल गई थी। तो कनिष्क बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। अश्वघोष एवं अन्य विद्वानों ने संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था इस टाइम में। तो बौद्ध धर्म का प्रसार जो हुआ था वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उन गुफाओं राजा और रानी के आदेश पर बनाए गए थे। तो कुछ गुफाएं व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाए गए थे। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों पर बना, दक्कन के शहरों और तटों में समृद्ध बंदरगाहों और इसे जोड़ने वाली सड़कें इधर से ही गुजरती थी। ऐसा लगता है यात्री इन गुफाओं के मठों में विश्राम हेतु रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो था इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब देख लेते हैं द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स यानी कि जो भी तीर्थ यात्रियों की जो जिज्ञासा थी उसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे उन्हीं को पिलग्रिम कहते हैं। तो इंडिया की यात्रा पर आया एक चीनी आया था जो बौद्ध तीर्थ यात्री था। वो उसका नाम था फा शियन। काफी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया था और स्वयं तसांग 1400 साल पहले भारत आया था और इत्सिंग उसके 50 साल बाद आया था। तो फाशियन जो था वो भूमार्ग से आया था। उस उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। तो वापस लौटने जैसे अब देख लेते हैं शवन तसांग जो था वो वापस लौटने के लिए बंगाल से यात्रा प्रारंभ किया था और व्यापारियों के जहाज पर चढ़ गया था। समुद्री तूफान में भी वो फंस गया था।
13 दिन के बाद आंधी रुकी थी और 90 दिन लगे थे उसे जावा पहुंचने में। तो ये टोटल चीज जो थी, ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आया कर। अब हम लोग देख लेते हैं, पिलग्रिम्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब ये भी देख लिया हाउ फा शियांग रिटर्न्स टू चाइना। अब देख लेते हैं नालंदा के बारे में, जान लेते हैं। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, यानी कि नालंदा जो था वो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। तो स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी नालंदा, जो आज के बिहार में पड़ता है, अध्ययन किया। उसमें लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे है, बुद्ध के उपदेशों का सही से पालन करते हैं, नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं इनमें से। और अब देख लेते हैं कि द बिगिनिंग्स ऑफ भक्ति, यानी भक्ति की शुरुआत। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव हो गए, कृष्ण हो गए और दुर्गा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जैसे जो है देवी देवता इसमें शामिल हैं। तो वराह के रूप में भी थे, पृथ्वी को जल से बचाने के लिए, पृथ्वी को जल से डूबने से बचाना था। विष्णु जो थे इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे। अब देख लीजिए, जैसे इन देवी देवताओं की पूजा जो थी वो भक्ति के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के बीच श्रद्धा ही भक्ति है। तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे पूरे देश में विभिन्न भागों में फैल गया था। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, एक के बाद एक मूर्तियां तैयार होने लगी। अब देख लेते हैं भक्ति कैसे, जैसे भक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो भज शब्द से निकला है यह, और इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह भी है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। तो भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्त के साथ बांटता है, यानी देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अब देख लेते हैं हिंदू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, हिंदू शब्द एक्चुअली इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। हम लोग एक एडिशनल चीज, लोग इसमें से इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग, यानी अबाउट 7000 ईयर्स एगो। रेशम मार्ग बनाने की जो वो खोज हुई थी वो लगभग 7000 साल पहले हुई थी। और चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले थे। और उसके बाद देख लेते हैं ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर। जो रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग जो हुई थी वो 2000 साल पहले हुई थी। और कनिष्क और कुषाण रूलर जो थे वो लगभग 1900 साल पहले थे। और फाशियन का भारत में जो आगमन हुआ था वो 1600 साल पहले हुआ था। अब देख लेते हैं, स्वयं त्सांग जो भारत आया था वो अपार की शिव स्तुति की रचना जो है 1400 साल पहले की थी। इसलिए यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू।